तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, बहुत सारी बातें सीखेंगे और शुरू करेंगे हम आर्मी से, क्योंकि 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। टॉपिक काफ़ी सारे रहेंगे, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो 15 जनवरी को मनाते हैं हम आर्मी डे, क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी 1949 1949 को क्या हुआ था, भारत को पहला भारतीय आर्मी चीफ मिला था और जिनका नाम क्या था, के एम करियप्पा। तो जो के एम करियप्पा जी है वो उस दिन उन्होंने भारतीय आर्मी की कमान संभाली थी और इसी दिन मनाया जाता है क्या, हमारा आर्मी डे। अब हम अगर आर्मी की बात करें तो भारत में जो आर्म फोर्सेस है वो तीन है, आपको पता ही होगा, जो हमारी रक्षा करती है। एक तो आर्मी, एक नेवी और एक एयरफोर्स। तो देखिए, अगर आप बेसिकली देखिए तो आर्मी की हेल्प कौन करता है सबसे ज़्यादा। अगर हमारा पाकिस्तान या चाइना के साथ युद्ध होए तो आर्मी की हेल्प कौन करेगा, एयरफोर्स। तो यस, यही सीक्वेंस है। अगर कहें ना सबसे पुरानी एस्टेब्लिशमेंट कौन सी है, तो आर्मी सबसे पुरानी है। फिर एस्टेब्लिशमेंट हुई थी किसकी, एयरफोर्स की, और सबसे बाद में कौन, नेवी। तो जो 1895 1895 में आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। फिर 1932 में किसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, एयरफोर्स की। और लास्ट में 26 जनवरी 1950 को किसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, नेवी की। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। जो आर्मी की है 1895, एयरफोर्स है कब, 1935 1932, और 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम एयरफोर्स डे, बिकॉज 8 अक्टूबर 1932 को ही क्या हुआ था, एयरफोर्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो जिस दिन ये इस्टेब्लिश हुआ एयरफोर्स, उसी दिन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। लेकिन जो आर्मी डे है वो मनाया जाता है क्योंकि के एम करियप्पा ने कमान संभाली थी, और वो संभाली कब थी, 15 जनवरी को। और जो हम नेवी डे मनाते हैं, नेवी सबसे बाद में इस्टेब्लिश हुई, ये 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुई, जिस दिन भारत एक रिपब्लिक बना। भारत पे पूर्णतः सारे अधिकार आ गए कि वो एक देश को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से चला सके। प्रेसिडेंट के अंदर सारी इंडिया कंट्रोल में आ गई। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना। रिपब्लिक मतलब कि इंडिया का जो सिस्टम होएगा उसका एक हेड होएगा, और हेड को कहेंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के हिसाब से चलेगी क्या, कंट्री। बेसिकली हमारा प्रेसिडेंट क्या, हमारा मेन हेड होता है, ठीक है। जो वर्ल्ड के लिए हमारा फेस होता है ना, तो वो प्रेसिडेंट होता है। तो जो तीनों फोर्सेज है हमारी, ये किसके अंडर काम करती है, प्रेसिडेंट के अंदर काम करती है। बेसिकली हमने देखा कि इनका ऑर्डर क्या है। सबसे पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी की, फिर हुई एयरफोर्स और फिर नेवी। और हम बात कर रहे हैं नेवी डे को, हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। स्टैब्लिशमेंट तो हुई नेवी की 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसका जो हम दिवस मनाते हैं नेवी डे, वो 4 दिसंबर को मनाते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि 4 दिसंबर को क्या हुआ था, 1971 में, जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक करा। क्यों अटैक किया था, क्योंकि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो आज के बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, भारत का। तो तब एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे भारतीय जो नेवी है उसने अटैक किया, और 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू भारत ने ये युद्ध जीत लिया एक किस्म से, और किसको हरा दिया, यहाँ पर पाकिस्तान को हरा दिया। और इसी वजह से फिर बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस में आया। तो बेसिकली जो नेवी है वो अपना डे इसलिए ही मनाती है क्योंकि उसने फतेह की थी पाकिस्तान के ऊपर। और बाकी जो आर्मी डे है वो के एम करियप्पा जी की ज्वाइनिंग की वजह से उस दिन एज अ हेड आए थे वो आर्मी के। और जो एयरफोर्स डे है वो उसके एस्टेब्लिशमेंट डे के ऊपर मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब और बातें करते हैं आर्मी के बारे में। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया गया। अब 15 जनवरी को ही सबसे बड़ा भारतीय झंडा, एक किस्म से फ्लैग को लॉन्च किया गया, कहाँ पर, जैसलमेर में। तो सबसे बड़ा खादी का बना हुआ जो इंडियन फ्लैग है उसका डिस्प्ले किया गया, और इस फ्लैग का वजन था लगभग 1000 किलो। 1000 किलो का झंडा राजस्थान के जैसलमेर के अंदर उसको डिस्प्ले किया गया। और उसकी जो, अगर मैं आपको विड्थ और लेंथ और ब्रेथ बताऊं उसकी, तो वो थी लगभग 225 फीट और 150 फीट। यानी ऐसे लंबाई में वो 225 फीट और चौड़ाई में 150 फीट। तो काफ़ी बड़ा इसका साइज था और 1000 किलो का था। अब समझ लीजिए, अब इतना बड़ा फ्लैग है तो उसमें कितनी खादी यूज़ होएगी, तो 1000 किलो का ये फ्लैग बनाया गया। तो ये था हमारा आर्मी डे के बारे में। और आर्मी डे पर ही नई ड्रेस लॉन्च की गई है आर्मी के लिए। अब उस ड्रेस का क्या महत्व है, पहले ड्रेस से अलग कैसे है वो,
क्या होता है, आर्मी को छुपना पड़ता है, ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि ऑपरेशन ट्राइडेंट हो गया या फिर ऑपरेशन विजय हो गया या कोई भी ऑपरेशन हुआ, उसमें हमें दुश्मन से छुपना होता है। तो ऐसे क्लोथ्स होने चाहिए जो इन्वायरमेंट के साथ मिल जाए। तो अभी नए क्लोथ्स लॉन्च किए गए आर्मी के, और इंडियन आर्मी के जो नए क्लोथ्स है वो 13 साइजेस में रिलीज़ करे जाएंगे। जैसे एक्सेल होता है, स्मॉल, लार्ज, तो ऐसे 13 साइजेस में लॉन्च किए जाएंगे। और डिज़ाइन किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे? नई दिल्ली। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी है उसने ही डिज़ाइन किया ये क्लॉथ। अब इसमें क्या खासियत है? इसमें कॉटन का यूज़ भी किया गया है, पॉलिएस्टर का भी यूज़ किया गया है। कॉटन किस लिए? कि जिससे जवान कंफर्टेबल रहे थोड़ा, और पॉलिएस्टर उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो इसमें एक पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, काफ़ी सारे मटेरियल्स को कंबाइन करके क्लॉथ बनाया गया काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद। तो ये बात होगी हमारी आर्मी डे पे क्या क्या बातें हुई है। अब मोदी जी ने अनाउंस किया कि 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये नई पहल है स्टार्टअप के रिगार्डिंग, जिससे कि युवा प्रेरित हो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए और अलग अलग स्टार्टअप स्टार्ट करे, और कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के लिए एक दिन डिक्लेयर कर दिया गया है। हमने ये दो मेन दिन के बारे में जाना। अब आगे जानते हैं हम कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आपने सुना होगा चाइना। चाइना एज अ कंट्री वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाह रहा है, और चाइना ने काफ़ी सारे जगहों पर कब्जा भी कर रखा है। जैसे तिब्बत जो इलाका है वो पहले चाइना का नहीं होता था, चाइना ने उस पर कंट्रोल किया, उसको कब्जे में ले लिया। ऐसे ही एक जगह है आज के समय पे जिसका नाम है ताइवान। जो ताइवान है और चाइना है, इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। क्या था? चाइना एक मेनलैंड है, यानी भूमि का टुकड़ा है बहुत बड़ा, और समुद्र के अंदर छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम है ताइवान। द्वीप समझ के, जो हर तरफ से पानी से घिरा हो। तो चाइना के ही बिल्कुल साउथ में लाई करता है क्या? ताइवान। अब हुआ क्या था? सबसे पहले 1945 में चाइना के अंदर दो पार्टी थी। इसे स्टोरी के तरीके से समझे, हमेशा याद रहेगी आपको। दो पार्टी थी, जैसे अपने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस होती है, वहाँ पर दो पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी का नाम, और दूसरी का नाम नेशनलिस्ट पार्टी। एक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरी का नेशनलिस्ट पार्टी। अब ये दो पार्टियों की आपस में लड़ाई थी। इन दोनों का तरीका अलग अलग था कि हम देश को कैसे चलाएंगे। तो फिर होता है वहाँ पर सिविल वॉर, यानी गृह युद्ध हो जाता है। और गृह युद्ध में क्या होता है? फिर लगभग कई साल गृह युद्ध चलता है, और 1949 में ये गृह युद्ध समाप्त होता है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो जीत जाती है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो आज के समय पर भी राज कर रही चाइना पे, वो जीत जाती है 1949 में। ठीक है। तो उस समय पर क्या होता है? जो नेशनलिस्ट पार्टी हारती है उसको वहां से भगा दिया जाता है, और वो भाग के कहाँ जाते हैं? वो उस छोटे से द्वीप पे जाते हैं जिसका नाम आज के समय पर क्या है? ताइवान। तो जो ताइवान के अंदर जाके बस जाते हैं वो है नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, जो जिसका नाम सिंपल क्या था? नेशनलिस्ट पार्टी। तो हमने समझा क्या? एक थी हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी और एक थी नेशनलिस्ट पार्टी। ये हार जाते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं? ताइवान में। और ये जो मेनलैंड चाइना में आज के समय पर रह रहे हैं वो है कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। अभी जो चाइना है, जो आज का पूरा बड़ा चाइना है, वो क्या कहता है कि ताइवान अलग से कोई कंट्री नहीं है, ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। लेकिन जो ताइवान के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी है वो अपने आप को एक सेपरेट कंट्री दिखाना चाहती है। फिर चाइना ने पूरे वर्ल्ड में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, कि मेरा दबदबा हो, पूरे वर्ल्ड को ये कह रखा है कि आप वन चाइना पॉलिसी फॉलो करोगे। अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है, इसको भी जानो। वन चाइना पॉलिसी क्या है? कि पूरा वर्ल्ड ये मानेगा कि सिर्फ एक चाइना है, और वो कौन सी चाइना है? कम्युनिस्ट पार्टी वाली चाइना। यानी ये चाहते हैं ताइवान वाली जो चाइना है, ताइवान भी एक देश है ना एक किस्म से, लेकिन ये कहते हैं ताइवान देश नहीं है, ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। लेकिन जो नेशनलिस्ट पार्टी जो राज करती है ताइवान में, वो कहती है हम अलग से एक देश है। तो वन चाइना पॉलिसी में कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहते हैं? कि पूरा वर्ल्ड ये माने कि चाइना बस एक है, एक ही चाइना है। ठीक है, इतनी बात है। और इवन आज की डेट में भारत भी यही मानता है कि चाइना सिर्फ एक ही है। यानी ताइवान को भारत डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं करता, मतलब उसको एक रिलेशन भारत के नहीं है ताइवान के साथ उस तरीके से। ताइवान के रिलेशन किस तरीके से है? वहाँ पर हम ताइवान नहीं यूज़ करते वर्ड का। जैसे भारत ने कोई ऑफिस भी खोल रखा है ना ताइवान के अंदर, तो उसका जो ताइवान का भी ऑफिस है भारत में, उसका भी नाम ऐसे है ताइपे। ताइपे
सेंटर। तो ताइपे क्या है, ताइवान की राजधानी एक किस्म से, जो मेन सिटी है। तो वहाँ पर ताइवान नहीं यूज़ किया, उन्होंने ताइपे यूज़ किया कि ताइपे ताइपे का एक कल्चरल सेंटर है भारत में। तो वहाँ पर भारत पूरे तरीके से ये नहीं दिखा रहा कि ताइवान एज ए कंट्री है। इस बात से हम क्या समझे, भारत भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, कहीं ना कहीं ये रिकॉग्नाइज करता है कि बस एक ही चाइना है, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, जहाँ पर है वो वाली चाइना। अब कुछ और बातें, जो चाइना, मेनलैंड चाइना जिसको कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, जिसके आज के प्रेसिडेंट है कौन, शी जिनपिंग, तो उसकी एक आर्मी है जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो पीएलए, जिसकी लड़ाई होती रहती है भारत से। तो वो कौन सी आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये चाइना है, मेनलैंड चाइना, ये अपने आप को कहता है, हमारा नाम क्या है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी पीआरसी। अगर आपको कहीं पर पीआरसी लिखा दिखे, इसका मतलब वो मेनलैंड चाइना की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा चाइना दिखता है। लेकिन जो ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, उन्होंने भी अपना नाम रख रखा है, उनका नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अगर आपको ROC दिखे, ROC कहीं पे लिखा दिखे, उसका मतलब है कि वो ताइवान की बात हो रही है। और अगर PRC कहीं पर लिखा दिखे, इसका मतलब वो कौन सी, शी जिनपिंग वाले चाइना की बात हो रही है। अब आप ये सर्च करोगे कि आज के समय पर ताइवान में कौन रूल करता है, यानी उसका हेड का नाम क्या है। ठीक है, ये बात होगी चाइना और ताइवान के बारे में क्या थी। अब करंट में क्या चल रहा है, एक कंट्री है यूरोप में जिसका नाम है लिथुआनिया। अब लिथुआनिया ने ऐसा क्या कर दिया, बेसिकली उसने क्या किया, पहले उसके यहाँ पर चाइना का भी एम्बेसी होती थी, लेकिन आज के समय पर लिथुआनिया ने क्या किया, एक वहाँ पर एम्बेसी खुल गई, किसकी, ताइवान की, कहाँ पर, लिथुआनिया के अंदर। और उसने उस एम्बेसी का नाम ताइपे ना रखते हुए क्या लिख दिया, ये ताइवानीज ऑफिस, यानी पर्टिकुलर नेम में मेंशन कर दिया कि ये ताइवान का ऑफिस है। और एक ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया, किसने, लिथुआनिया ने। तो जो लिथुआनिया है वो एक कंट्री है कहाँ पर, हमारी यूरोप में, और उसने रिकॉग्नाइज कर दिया किसको, ताइवान को। तो इस बात से चाइना बहुत गुस्सा हो गया कि कहीं ना कहीं लिथुआनिया वन चाइना पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहा। तो आज के समय पर चाइना ने लिथुआनिया के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए। अब और बात समझते हैं, जो लिथुआनिया है वो एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है यूरोप में, और वो हिस्सा किसका है, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप की सारी कंट्रीज, लगभग सारी कंट्रीज का ग्रुप है, लगभग 30 कंट्रीज का ग्रुप है क्या, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री कौन सी है, लिथुआनिया। तो चाइना फोर्स कर रहा है यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज को कि कोई भी सामान इसे लिथुआनिया से नहीं खरीदेगा, क्योंकि लिथुआनिया ने ताइवान को एज ए कंट्री मान लिया है। तो चाइना फोर्स कर रहा है यूरोप को, पूरे यूरोप को कह रहा है कि आप अपने पड़ोसी को ही बाहर निकाल दो अपने में से। देखा जाए, यानी एक फैमिली के मेंबर है, 30 मेंबर है, जिसको यूरोपियन यूनियन कह रहा हूँ मैं। तो 30 मेंबर में से अगर एक मेंबर ने कुछ खिलाफ बोले किसी और के, तो वो बाहर वाला मेंबर इनसे कह रहा है, जो 29 रह गए, कि इस वाले को बाहर निकाल दो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमारा जो परम मित्र है यूरोपियन यूनियन में, लिथुआनिया, उसको बाहर निकाल दे। तो कहीं ना कहीं इस समय यूरोपियन यूनियन प्रेशर में आ गया है किसी के, चाइना के। और वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रहा है किसके साथ, लिथुआनिया के साथ, उसको मना रहा है कि कहीं ना कहीं वो नाम बदल दे इसका ऑफिस का। लेकिन लिथुआनिया ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लिथुआनिया इतना डिपेंडेंट नहीं है चाइना के ऊपर। इवन लिथुआनिया ज़्यादा सामान भेजता है कहाँ पर, चाइना में। देखिए, हम डिपेंडेंट कब होते हैं किसी के ऊपर, जब हम किसी से ज़्यादा सामान मंगाते हैं। लेकिन लिथुआनिया चाइना के पास ही ज़्यादा सामान भेजता है, तो वो डिपेंडेंट नहीं है। समझ गए इतनी बात। तो ये था केस चाइना और ताइवान का, और इसमें कैसे लिथुआनिया बीच में फंस चुका है। अब इस बात से एक और बात उठी है, अभी मैंने आपको अभी अभी कहा कि हम जब किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो बात क्या कही मैंने, अभी एक डाटा रिलीज किया है चाइना ने। चाइना अपना फाइनेंशियल ईयर गिनता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो उसने पिछले साल का, यानी 2021 का फाइनेंशियल ईयर का डाटा रिलीज किया है, और उसने कहा है कि भारत और चाइना के बीच ट्रेड हुआ है 125 बिलियन का। अब जो 125 बिलियन है डॉलर्स, काफ़ी बड़ी मात्रा है, पहले से बढ़ चुका है। पिछले साल लगभग ये था, यानी 2020 में था ये लगभग 77 बिलियन। तो कहाँ 77 बिलियन और कहाँ 125 बिलियन। तो इतना बड़ा इंक्रीज हुआ है भारत के और चाइना के ट्रेड में। भले ही हमने यहाँ पर कहा कि बैन क्रैकर्स ऑफ चाइना, ठीक है, या फिर हम चाइनीज़ एलईडी नहीं खरीदेंगे या फ़ोन्स नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी भारत इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि दोनों का जो आपसी ट्रेड है वो $125 का है।
$125 बिलियन। अब इसको आप सिंपल लैंग्वेज ऐसे समझे कि अगर चाइना ने हमें $100 का सामान भेजा तो बेसिकली हमने $100 चाइना को दिए, समझ गए, और हमने उनको $25 का सामान भेजा तो $25 चाइना ने हमें दिए। अब टोटल कितना हुआ, हमने $100 का मंगाया और $25 का भेजा, तो टोटल ट्रेड हुआ है $125 का। तो ऐसी टोटल ट्रेड आज के टाइम पे हुआ है $125 बिलियन का। लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम पैसा कमाया है वो चाइना ने कमाया है। यानी जैसे कि चाइना ने $100 बिलियन का सामान भेजा और सिर्फ चाइना ने खरीदा कितने का, $25 बिलियन का। लगभग ये जो 25 बता रहा हूँ ये लगभग आज के समय पर 35-36 बिलियन डॉलर है जो भारत ने भेजा है कहाँ पर, सामान चाइना में। और मैक्सिमम जो सामान लिया भारत ने लिया कहाँ से, चाइना से। तो देखा जाए जो डिफरेंस है ये, हमने एग्जाम्पल में लिया था क्या, 125, कि हमने $100 का सामान भेजा और 25 का हमने ग्रहण किया। तो देखा जाए यहाँ पर $75 किसके फालतू गए हैं, भारत के। तो भारत ने अपना पैसा कहाँ दे दिया, एक किस्म से डॉलर के रूप में चाइना में। तो देखा जाए इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पर इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट में है, यानी इंडिया डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना हमसे काफ़ी कम सामान खरीद रहा है और हम कंपैरिजन में चाइना से काफ़ी ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। यानी हमारा ज़्यादा पैसा डॉलर के रूप में कहाँ जा रहा है, चाइना में जा रहा है। तो इन केस अगर चाइना सप्लाई बंद कर देता है तो हमारे यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा सामान, मैक्सिमम जो भारत का ट्रेड चल रहा है वो चाइना के साथ चल रहा है। लेकिन हम नेगेटिव में हैं क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा सामान मंगवा रहे हैं। हम ज़्यादा सामान क्यों मंगवा रहे हैं, क्योंकि भारत में जैसे अभी डिक्लेयर किया गया है कि हम लगभग कुछ सालों के अंदर 5 बिलियन वैक्सीन बनाएंगे, यानी 500 करोड़ पूरे वर्ल्ड में बांटेंगे। लेकिन उन वैक्सीन को बनाने के लिए या जो भी फार्मास्यूटिकल यहाँ पर वो दवाइयाँ बनती है उनके लिए चाहिए होता है एपीआई। एपीआई क्या है, एक जैसे आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी में आपको क्या चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं। तो अगर सब्जी के लिए आपके पास आलू है, प्याज है, सब कुछ है, लेकिन मसाले नहीं है, ठीक है, आप तड़का लगाने के लिए तेल नहीं है, तो जो आप एपीआई है उसको मान लो मसाले और तेल, तो आप मसाला और तेल कहाँ से लेते हो, चाइना से, और आलू प्याज आपके पास है तो आप सब्जी बना लेते हो, तब वो टेस्टी लगती है। तो ऐसे ही मेडिसिन बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, उनमें से एक होती है एपीआई। तो जो बेसिक कंपोनेंट है एपीआई वो हम सारा कहाँ से लाते हैं, चाइना से, ठीक है। तो इसलिए भारत ने काफ़ी सारे पैसे भी दिए चाइना को और वहाँ से काफ़ी सारा सामान भी लिया, और इंडिया आज के टाइम पे ट्रेड डेफिसिट में है। टोटल ट्रेड कितना हुआ आपको इतना पता होना चाहिए, $125 बिलियन। तो ये बात होगी इंडिया और चाइना की, क्या चल रहा है रिसेंट में। अगर आगे बात करूँ मैं, वीडियो को थोड़ा लंबा रखते हैं लेकिन आप ज़रूर देखा करो पूरी, बिकॉज इसमें एफर्ट लगता है काफ़ी बनाने में। श्रीलंका एज ए कंट्री क्या हुआ है, श्रीलंका को भारत ने लोन दिया कितना, $900 मिलियन। ये लोन में दिया भारत ने किसको, श्रीलंका को। अब ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका को पैसे की जरूरत पड़ गई भारत से, और पैसा भी ऐसा नहीं रुपीज़ में, डॉलर में। तो डॉलर में कितना दिया, 900 मिलियन। तो अगर क्वेश्चन आए किस देश को भारत ने करेंसी दिया एज अ लोन $900 मिलियन, तो दैट इज श्रीलंका। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि श्रीलंका फंस चुका है चाइना के चंगुल में। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया, चाइना की एक पॉलिसी है डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, यानी पैसा दो और कब्जे में कर लो। तो चाइना ने क्या किया, पहले डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के तौर पे बहुत ज़्यादा लोन्स दे दिए किसको, श्रीलंका को। और श्रीलंका इन द कोर्स ऑफ टाइम उस लोन को नहीं चुका पाया, ठीक है। किसी ने लोन दिया और श्रीलंका लोन नहीं चुका पाया, तो श्रीलंका को फिर क्या ऑप्शन दिया गया कि या तो आप पूरा पैसा वापस कर दो या फिर अपनी भूमि का हिस्सा हमें दे दो। तो श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं था, तो श्रीलंका को अपना भूमि का हिस्सा देना पड़ा। वो भूमि का हिस्सा कौन सा था, हम्बनटोटा पोर्ट। यानी चाइना ने पैसा दिया श्रीलंका को एक बंदरगाह बनाने के लिए, उस बंदरगाह का नाम क्या था, हम्बनटोटा। लेकिन श्रीलंका पैसा वापस नहीं कर पाया, तो चाइना ने क्या कहा, 99 साल के लिए हम्बनटोटा पोर्ट मेरा। तो आज के समय पर अगर पूछा जाए हम्बनटोटा पोर्ट की जो अथॉरिटी है जिसके पास, वो कौन है, चाइना। तो इसको कहते हैं डेप्थ ट्रैप पॉलिसी। जैसे आपने सुना होगा पुराने समय में क्या होता था, साहूकार होते थे, जो जमींदार होते थे, जो लोन बांटते थे। अब गरीब किसान आता था, लोन लेता था और चला जाता था, फसलें लगाता था। बाई चांस अगर फसलें नहीं हो पाई,
फ्लड्स आ गई, बारिश नहीं हुई, या फिर सूखा पड़ गया, ठीक है, और फसल हुई नहीं किसान की, तो किसान के पास पैसा तो है नहीं कि वो वापस चुका पाए। तो फिर वो क्या करता था, जमींदार उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता था। तो यही पॉलिसी किसकी है आज के समय पर, चाइना की। तो देखा जाए इतने बुरे हाल क्यों है श्रीलंका के, क्योंकि ये डेप्थ ट्रैप हो चुका है। अब आगे जानते हैं। एक बात होती है फॉरेक्स रिजर्व, यानी आपके पास फॉरेन करेंसीज कितनी है। तो चाइना के पास जो आज का फॉरेक्स रिजर्व है, मैं आपको नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप एक स्टोरी समझें। देखिए, चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है 1.5 बिलियन डॉलर, ठीक है, 1.5 बिलियन डॉलर चाइना के पास कितने हैं रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व क्या है, इतने डॉलर उसके पास पड़े हैं। अब चाइना बाहर से कोई श्रीलंका श्रीलंका के पास, अब श्रीलंका बाहर से कोई भी सामान मंगाता है किसी विदेश से, तो उसको डॉलर में पेमेंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर श्रीलंका को तेल मंगाना है किसी और देश से, फॉर एग्जांपल ईरान से मंगाना है तेल, तो श्रीलंका पहले उसको डॉलर्स देगा, या किसी और कंट्री से यूएई से मंगाना है तो डॉलर देगा और तेल मंगवा लेगा। लेकिन अगर डॉलर ही नहीं होंगे श्रीलंका के पास, तो वो बाहर से सामान कैसे मंगाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट होती है डॉलर्स में, ठीक है, चाहे श्रीलंका की करेंसी में पेमेंट नहीं होती। अब आप मुझे बताओगे कमेंट में कि श्रीलंका की करेंसी क्या है, जैसे भारत की क्या है, रुपीज़, INR, इंडियन नेशनल रुपीज़, तो ऐसी वहाँ की क्या करेंसी है आप मुझे बताओगे श्रीलंका की। लेकिन वर्ल्ड में से हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, इवन भारत कोई सामान खरीदता है वर्ल्ड में से, तो उसको डॉलर देने होते हैं, किसको, भारत को। तो ऐसे ही जो हमारे पास डॉलर के रूप में पैसा पड़ा है उसको कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, यानी फॉरेक्स कहते हैं उसको, फॉरेन रिजर्व करेंसीज का, तो उसको फॉरेक्स कहते हैं शॉर्ट में। चाइना के पास केवल 1.5 बिलियन डॉलर है इस समय पर, और भारत के पास कितना है इस समय, लगभग 600 बिलियन डॉलर। भारत के पास तो बहुत है, कोई कमी नहीं है भारत के पास इस साल, यानी भारत के पास देखो कितना है, 600 बिलियन डॉलर। तो श्रीलंका तो हमारे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, 1.5 बिलियन डॉलर। भाई हमारे पास 600 रुपये है, श्रीलंका के पास 1.5 रुपये है। अब कंपेयर कर लो क्या है, इतनी बात समझे। अब देखिए, आप बिलियन डॉलर छोड़ो, ये सोचो 1.5 रुपये है श्रीलंका के पास, और इस साल जो उसे डेप्थ देना है, यानी कर्जे ले रखे हैं ना श्रीलंका ने पहले, तो कर्जे देने की एक वो भी तो आती है अवधि की, किस समय पर आपको कर्जा लौटाना है। तो श्रीलंका ने काफ़ी सारा डेप्थ ले रखा है, उधार ले रखा है विदेश से। अब उस उधार को लौटाने का वक्त आ गया, यानी हर साल कुछ ना कुछ उधार वापस करना होता है। तो जो 2022 में श्रीलंका को वापस करना है, वो करना है 7 to 8 बिलियन डॉलर्स, यानी उसके पास पड़े कितने हैं, 1.5 रुपया, और देना कितना है विदेश को, 7 से 8 रुपये। तो ये पैसे कहाँ से लाएगा बीच में, तो ये दिक्कत आ रही है श्रीलंका में। तो इसलिए श्रीलंका हेल्प मांग रहा है अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनसे। अब चाइना के पास क्यों नहीं जा रहा, चाइना के पास जा भी सकता है, लेकिन फिर से क्या होगा, चाइना उसको पैसा देगा, वो चुका नहीं पाएगा, चाइना उसकी फिर से ज़मीन हड़प लेगा, एक समय आएगा श्रीलंका सारा चाइना का। तो श्रीलंका को भी कहीं ना कहीं पता है कि भारत एक ऐसी कंट्री है, उसको लोन दे सकता है, लेकिन उसकी ज़मीन को नहीं खरीद छीनेगा। तो आज के समय पर भारत ने दिया 900 मिलियन डॉलर का लोन, किसको, चाइना के अंदर, श्रीलंका के अंदर। अब जो 900 मिलियन है ना, 1000 मिलियन के अंदर 1 बिलियन होता है, तो लगभग 1.5 बिलियन क्या है उनका फॉरेक्स रिजर्व है श्रीलंका का आज के समय में। तो देखा जाए लगभग 1 बिलियन के लगभग तो भारत ने ही किसको दे दिया, श्रीलंका को। तो जितना लगभग श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व है, इतना तो भारत उसको लोन के तौर पे दे रहा है। तो अब आप देख सकते हो भारत भी एक सुपर पावर के तरीके से आप देख सकते हो। अब श्रीलंका ने क्या किया है, श्रीलंका ने अपनी जो एम्बेसी होती है, दूतावाली होते हैं, जो राजदूत भेजते हैं दूसरे देशों में, वो बंद करने शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पर भी तो पैसे भेजने पड़ते हैं। अब श्रीलंका ने किसी और देश में राजदूत भेज रखा है, तो वहां पर जो एम्बेसी खुली हुई है उसका भी तो खर्चा होता है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी देनी होती है, या फिर कोई व्यक्ति आके श्रीलंका के वहाँ पर अगर वीज़ा बनवाना चाहता है किसी और देश में श्रीलंका के आने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें खर्चा भी तो करना पड़ता है। तो श्रीलंका की सरकार ने वो बंद कर दिया है, कहाँ पर, 3 कंट्रीज़ में, नाइजीरिया, जर्मनी और साइप्रस। तो यहाँ से अपने राजदूत वापस बुला लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें चल रही है श्रीलंका के अंदर क्या हुआ है। तो हमने डिस्कस किया चाइना और ताइवान का क्या इशू था, श्रीलंका के ऊपर डेप्थ क्यों है आज के समय पर, वो कंगाल क्यों हो चुका है, ठीक है, और एक हमने आज बात करी थी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में। सो जय हिंद, और देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। लास्ट बात, श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, महिंद्रा राजपक्षा। श्रीलंका में बेसिकली जो सरकार चल रही है वो राजपक्षा ब्रदर की चल रही है, जो PM है वो है महिंद्र,
और जो प्रेसिडेंट है वो गोटाबाई, दोनों क्या है, राजपक्षा। तो दोनों भाई मिलके पूरी कंट्री को चला रहे हैं, लेकिन उनसे कंट्री चल नहीं रही, तो दिक्कत आ गई है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।